सभी को नमस्कार। हम लोग इक्विसिटम के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको इक्विसिटम के बीजाणुउद्भिद की संरचना के बारे में जानकारी दी थी। किस प्रकार इक्विसिटम का जो प्लांट होता है वो दिखाई देता है, कितनी प्रकार की ब्रांचेस या शाखाएं उसमें पाई जाती है, और जब राइजोम, नोड और इंटरनोड का टीएस काटते हो तो उसमें कौन कौन से ऊतक दिखाई देते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो इक्विसिटम के जनन से संबंधित है। इक्विसिटम में जो रिप्रोडक्शन होता है, वो जनन होता है, वो कितने प्रकार का होता है और किन विधियों से होता है। सबसे पहला जो टाइप पढ़ेंगे उसको हम कायिक जनन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी कहते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में हम लोगों ने लाइकोपोडियम और सिलेजिनेला नामक टेरिडोफाइटा में भी अध्ययन किया था। इक्विसिटम में भी लगभग उससे सिमिलर स्ट्रक्चर उसमें पाए जाते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में जब मैंने आपको इक्विसिटम के बीजाणुउद्भिद की संरचना के बारे में जानकारी दी थी, तब मैंने बताया था कि राइजोम से वायवीय शाखाएं उत्पन्न होती है और कुछ स्पीसीज ऐसी होती है जिसमें वायवीय शाखाएं एरियल न होकर कुछ अन्य संरचनाओं में परिवर्तित हो जाती है और उन संरचनाओं को हम ट्यूबर या कंद के नाम से जानते हैं। तो इक्विसिटम की कुछ जातियां, जिसमें इक्विसिटम आर्वेंस ये स्पीसीज है, में भूमिगत प्रकंद, आपको पता है कि इक्विसिटम का जो प्लांट होता है उसमें जो भूमिगत भाग होता है उसे हम राइजोम या प्रकंद कहते हैं, जो नोड और इंटरनोड में विभक्त होता है, उसमें ट्यूबर पाए जाते हैं। ट्यूबर जो होते हैं या जो भूमिगत प्रकंद होता है उसकी पर्व संधियों पर जो कलिकाएं होती है उसमें अनियमित विभाजन होते हैं और उससे ट्यूबर का निर्माण होता है। अगर आप ट्यूबर का अध्ययन करते हो तो ट्यूबर का जो केंद्रीय भाग है वो मृदुतकीय कोशिकाओं से निर्मित होता है और इसमें स्टार्च की मात्रा भी प्रचुर होती है। इसके अलावा ये जो पेरेनकाइमेटस जो कोशिकाएं या मृदुतकीय कोशिकाएं होती है वो दृढ़ोतकीय कोशिकाओं के 2 या 3 स्तर से भी घिरी हुई रहती है। यही कोशिकाएं जब मात्र पौधे से अलग होकर मिट्टी में गिर जाएगी और जैसी परिस्थितियां अनुकूल आती है तो ये ट्यूबर है वो नया पौधा बनाने में सक्षम होती है। तो कुल मिलाकर अपन ये कह सकते हैं कि इक्विसिटम में जो कायिक जनन है वो किसके द्वारा होगा? कंद के द्वारा होगा। अब जैसा कि अन्य टेरिडोफाइटा की भांति इसमें भी जो मुख्य जनन है वो किसके द्वारा होता है? बीजाणुओं द्वारा, या जिसको हम बोल सकते हैं स्पोर द्वारा, बाई स्पोर। इक्विसिटम, आपको ये ध्यान रखना है कि ये एक होमोस्पोरस टेरिडोफाइटा है, सम बीजाणु वंश जिसको हम बोलते हैं। लाइकोपोडियम होमोस्पोरस था, सेलेजिनेला जो हमने अध्ययन किया था वो वापस हेटेरोस्पोरस था। तो इक्विसिटम होमोस्पोरस का मतलब ये हुआ कि इसमें जो भी बीजाणु बनेंगे वो सारे के सारे समान आकार के होंगे। बीजाणुओं का जो निर्माण होगा वो इसमें थोड़ा सा बाकी टेरिडोफाइटा से अलग है। बीजाणुओं का निर्माण स्पोरेंजियोफोर पर स्थित स्पोरेंजिया में होता है। स्पोरेंजियोफोर को हिंदी में हम बीजाणुधानी धर कहते हैं और उस बीजाणुधानी धर के ऊपर स्पोरेंजिया या स्पोरेंजियम जो है उसके अंदर बीजाणुओं का निर्माण होगा। अब ये जो स्पोरेंजियोफोर है या जिसे हम बीजाणुधानी धर कहते हैं, फर्टाइल सूट, वापस आप इससे पहले वाले वीडियो में आपने देखा था कि इक्विसिटम की जो वायवीय शाखाएं होती है या एरियल ब्रांचेज होती है उसमें कुछ ब्रांचेज ऐसी होती है जो अनब्रांच्ड होती है और उनको हम फर्टाइल ब्रांच कहते हैं और उसके शीर्ष भाग पर स्ट्रोबिलस या कॉन का निर्माण होता है। तो स्पोरेंजियोफोर फर्टाइल सूट के शीर्ष पर कॉन या स्ट्रोबिलस बनाते हैं। वापिस हम आगे डायग्राम में भी देखेंगे कि आपको कॉन या स्ट्रोबिलस या फर्टाइल ब्रांच किस प्रकार की दिखाई देती है। अब आप स्पोर का जो जनन है उसको 3 या 4 पॉइंट पे हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहला जो पॉइंट है, पोजीशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ स्ट्रोबिलस। स्ट्रोबिलस की पोजीशन किस प्रकार की होती है और किस प्रकार से इसकी जो संरचना है वो आपको दिखाई देती है। आप इस डायग्राम को देख सकते हैं। ये देखें, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि ये वायवीय शाखा है, ये आपको इंटरनोड दिखाई दे रहा है, ये नोड दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर शल की पत्तियां आपको दिखाई दे रही है, ये फर्टाइल ब्रांच है। तो अधिकतर जो जातियां होती है जो लाइकोपोडियम की जातियों में, इसमें क्या होगा कि स्ट्रोबिलस जो होते हैं वो सामान्यतः अपन कह सकते हैं कि हरे और शाखित वायवीय प्ररोह के शीर्ष पर बनते हैं। कुछ जातियां ऐसी भी होती है जो कि हमने डायग्राम में देखा था कि जो स्ट्रोबिलस बनेंगे वो अनब्रांच और एक क्लोरोफिलस ब्रांच पर बनेंगे।
कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो ब्रांच है इसमें हरित लवक उपस्थित नहीं होगा और इसमें शाखाएं नहीं होगी। तो इसके शीर्ष भाग पर आपको शंकु या स्ट्रोबिलस दिखाई देता है। अगर आप स्ट्रोबिलस का एलएस काटोगे या इसका टीएस काट के अध्ययन करते हो तो उसमें आपको स्पोरेंजियोफोर या जिसे हम बीजाणुधानीधर कहते हैं उसकी पोजीशन आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देगी, जिसको कि हम आगे डायग्राम में देखने का प्रयास करेंगे। इसमें अब आप देखें कि इसमें 3 पोजीशन आपको दिखाई देती है। जैसे इस डायग्राम को देखेंगे, इस डायग्राम डी को देखेंगे तो ये डायग्राम डी है वो स्ट्रोबिलस का एलएस या लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन को दिखा रहा है। प्रत्येक स्ट्रोबिलस, हर जो स्ट्रोबिलस में एक केंद्रीय भाग होता है, आप ये देख सकते हैं, उस केंद्रीय भाग को अपन बोलते हैं स्ट्रोबिलस एक्सिस, और इस पर जो बीजाणुधानीधर है वो उत्तरोत्तर लगे रहते हैं। आप ये देखेंगे कि अलग अलग पोजीशन के अंदर ये बीजाणुधानीधर या स्पोरेंजियोफोर है वो आपको दिखाई दे रहे हैं। इस प्रकार से ये देखें, है ना, उत्तरोत्तर, या अपन ये कह सकते हैं कि एक के बाद एक लगे हुए हैं। अगर आप बीजाणुधानीधर को या स्पोरेंजियोफोर को अगर आप देखना चाहें तो एक सवृंत संरचना है, इसमें एक स्टाक आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और इस वृंत का जो दूसरा एंड होता है वो एक हेक्सागोनल पेल्टेड डिस्क, जिसे हम षटकोणीय छत्रिकाकार डिस्क कहते हैं, उसमें विभाजित होता है। आप ये देखें, ये आपको वृंत दिखाई दे रहा है, ये स्पोरेंजियोफोर एक को हमने अलग कर रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये एक वृंत आपको दिखाई दे रहा है, और ये जो डिस्क जिसके मैंने बताया, ये डिस्क आपको हेक्सागोनल आपको इसके हेड पे दिखाई देती है। अब इस डिस्क की निचली जो सरफेस होती है उस पर 5 से लेके 10 लंबी और थैले के आकृति की या थैली नुमा बीजाणुधानीधार का वलय आपको दिखाई देगा। जैसे आपको ये डिस्क दिखाई दे रही है तो ये आप देख सकते हैं, इस डिस्क में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कहने का मतलब ये हुआ कि एक वृंत जैसी संरचना, अपन ये कह सकते हैं कि छतरी जैसी होती है, इस प्रकार का इसमें वृंत आपको दिखाई दे रहा है। और वृंत के निचली पोजीशन पर आपको इस प्रकार की बीजाणुधानियां हैं वो आपको दिखाई देगी। अब बीजाणुधानीधर का जो वृंत होता है वो स्ट्रोबिलस के अक्ष पर लगभग समकोण या एक प्रकार का 90 डिग्री का एंगल आपको बनाएगा, दिखाई देगा। एक और आपको ध्यान रखता है कि कुछ ऐसी जातियां होती है जिसमें स्ट्रोबिलस के आधार पर पत्तियों जैसी संरचनाओं का एक चक्र पाया जाता है, जिसे हम एनुलस कहते हैं। इस एनुलस को आपको इस डायग्राम में भी आपको दिखाई दे रहा है, या इससे पहले वाले डायग्राम में आप देखेंगे, यहाँ पे देखें, या आप देखो, इसके आधार पर जहाँ स्ट्रोबिलस उत्पन्न हुआ है वहाँ पे इस प्रकार की जो चक्र मौजूद है पत्तियों जैसा, या हॉर्ल जिसको बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनुलस। तो इस पोजीशन में आपको एनुलस भी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। स्पोरेंजियोफोर की जो प्रकृति होती है उसके बारे में वैज्ञानिकों का ये मत है, क्योंकि इसमें ये एक प्रकार की स्पोरेंजियोफोरिक नेचर की संरचना है, क्योंकि इसमें कभी कभी छोटी छोटी बीजाणुधानी जैसी संरचनाएं भी डेवलप हो सकती है। तो ये हमने जो स्ट्रोबिलस या जिसे शंकु कहते हैं, ये तो इसका टीएस है, ट्रांसफर सेक्शन हो गया, और अनुप्रस्थ ट्रांसफर सेक्शन हो गया, और ये जो है वो लॉन्गिट्यूडिनल या अनुदैर्ध्य जिसे काट कहते हैं, ये दोनों पोजीशन दिखाई देती। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें स्पोरेंजियोफोर और स्पोरेंजिया किस प्रकार से लगी हुई दिखाई देती है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आपको हम लोग अध्ययन करते हैं, ये जो बीजाणुधानियां हैं, इस बीजाणुधानियों का विकास या डेवलपमेंट है वो किस प्रकार से होता है। तो बीजाणुधानियों के डेवलपमेंट में आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, यहाँ आपने नाम भी लिख रखा है कि डेवलपमेंट ऑफ स्पोरेंजिया जो होंगे वो यू स्पोरेंजिएट प्रकार का होता है। यू स्पोरेंजिएट प्रकार का मतलब ये हुआ कि बीजाणुधानियों को बनाने वाली प्रारंभिक कोशिकाओं की संख्या 1 से ज़्यादा होती है, और जब बीजाणुधानी परिपक्व होगी तो बीजाणुधानी की जो भित्ति होती है वो 1 से अधिक स्तर की होती है। इससे पहले हमने लाइकोपोडियम और सेलिजिनेला में भी इसी प्रकार का डेवलपमेंट पढ़ा था। तो आप किसी एक का डायग्राम से अगर आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, यू स्पोरेंजिएट प्रकार का डेवलपमेंट टेरिडोफाइटा के सामान्य लक्षण में भी इस प्रकार की संरचना आपको दिखाई देती है। ये देखें, ये जो डायग्राम है वो इस डेवलपमेंट को दिखा रहा है। आप सबसे पहले देखेंगे कि जो भी स्ट्रोबिलस धारण करने वाली जो प्ररोह होती है उसकी कायिक वृद्धि है वो रुक जाएगी। मतलब जिस वेजिटेटिव ब्रांच पे स्ट्रोबिलस या शंकु का निर्माण होगा, जैसे ही स्ट्रोबिलस का निर्माण होने वाला होता है तो उसकी ग्रोथ है वो रुक जाती है, और ये कॉनिकल या शंकु रूपी जिसे हम कहते हैं, आप ये देख सकते हैं इस शेप के अंदर, ये आपको इस प्रकार का स्ट्रक्चर आपको दिखाई देता है, इस प्रकार की हो जाएगी। ये जो संरचना है शंकु रूपी शीर्ष स्ट्रोबिलस एक्सिस के रूप में कार्य करेगा, यानी अक्ष के रूप में कार्य करेगा, इस पे अक्ष का निर्माण होगा। इसमें बीजाणुधानीधरों का जो आद्यक होता है या प्राइमोर्डिया होता है उसका विकास होता है। प्रारंभिक अवस्था में जो भी आपको प्राइमोर्डिया यानी जो भाग दिखाई देंगे वो अर्धचंद्राकार, जैसे हम ये कह सकते हैं स्पोरेंजियल इनिशियल अर्धचंद्राकार है, ये इस प्रकार का पोजीशन आपको दिखाई दे रहा है शुरुआती स्टेज में, परंतु धीरे धीरे इसमें कॉन्स्ट्रिक्शन या संकुचन होता है, और उसके बाद ये आपको किस प्रकार का दिखाई देगा, छत्रिकाकार या पेल्टेड, और ये पोजीशन आपको पेल्टेड
टाइप स्ट्रक्चर दिखाई देता है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना, ये तो इसमें मॉडिफिकेशन हुआ शीर्ष के अंदर किस प्रकार हुआ, लेकिन आप ये देखेंगे कि जो पेल्टेड डिस्क है, इस डिस्क के बीजाणुधानी का जो विकास होता है वो इनिशियल सेल से होगा। तो डिस्क के ऊपर या सरफेस पृष्ठीय कोशिकाएं, उससे इसका निर्माण हुआ। तो ये स्पोरेंजिया आपको इस प्रकार की दिखाई देती है। तो ये जो स्पोरेंजिया जो विकसित होगी इस पेल्टेड डिस्क पे, किस प्रकार की होगी, यू स्पोरेंजिएट, जिसके बारे में पहले आपको जानकारी दे चुका हूँ कि स्पोरेंजिएट का मतलब क्या हुआ कि जो प्रारंभिक कोशिका है वो एक से ज़्यादा है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है इसमें और देखेंगे कि जब स्पोरेंजिया परिपक्व हो जाती है तो किस प्रकार की दिखाई देती है। जैसे ही डेवलपमेंट हो जाएगा, बीजाणुधानी है वो परिपक्व हो जाएगी। जैसा कि मैंने पहले आपको बता चुका हूँ कि परिपक्व बीजाणुधानी थैले लाइक स्ट्रक्चर है, सैक लाइक 5 से 10 जो पेल्टेड डिस्क है उसके निचली सरफेस पर आपको लगी हुई दिखाई देगी। परिपक्व अवस्था में भित्ति केवल 2 स्तर की होती है, लेकिन यंग स्टेज में ये 6 से 7 स्तर की, आपको 2 से 7 स्तर की भी दिखाई देती है। अब इसकी जो सबसे बाहरी स्तर की जो भित्तियाँ होती है उसमें स्पाइरल थिकनिंग पाई जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। और स्पाइरल थिकनिंग ही बीजाणुओं के प्रकीर्णन में मदद करती है। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है कि जैसे ही बीजाणुधानी परिपक्व हो जाएगी उसमें से बीजाणु हैं किस प्रकार से बाहर निकलेंगे। जैसे ही बीजाणु परिपक्व हो जाएंगे तो स्ट्रोबिलस का जो अक्ष होता है उसकी लंबाई में वृद्धि होती है, और उस वजह से अपन ये कह सकते हैं कि जो कॉम्पैक्ट जो होता है, शहद जिसको बोलते हैं बीजाणुधानी दर, वो थोड़ा सा लूज हो जाता है, उसकी बीजाणुधानियाँ भी एक्सपोज हो जाएगी। और अपन जानते हैं कि बीजाणुधानी की भित्ति जब सूख जाती है तो पहले मैंने बताया था कि भित्ति पे स्पाइरल थिकनिंग पाई जाती है, उसके जो बैंड भी सिकुड़ते हैं और बीजाणु हैं वो उससे मुक्त हो जाएंगे। अब हम जानते हैं कि जैसे ही बीजाणुधानी परिपक्व होगी, बीजाणु मुक्त हो गए, तो बीजाणु जो होता है वो युग्मकोद्भिद पीढ़ी की मात्र कोशिका के रूप में कार्य करेगा। तो जो नेक्स्ट स्टेज जो आएगी बीजाणुओं के परिपक्व होने के बाद, वो अवस्था आती है युग्मकोद्भिद अवस्था। लेकिन इससे पहले एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट आपको ध्यान रखना है इक्विसिस्टम के बारे में। और थ्योरी के अंदर कई बार 2 नंबर का या 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस प्रकार इक्विसिस्टम का जो स्पोर है वो बाकी टेरिडोफाइटा से अलग है, या इक्विसिस्टम के स्पोर में ऐसा क्या लक्षण पाया जाता है जो कि बाकी से अलग है, या इक्विसिस्टम के स्पोर को डायग्राम सहित समझाएं। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि इक्विसिस्टम का जो स्पोर होता है उसके क्या लक्षण होते हैं। बीजाणु जो होता है वो गोल होता है, एक तो ये आपको ध्यान रखना है, एक केंद्र की होगा, हैप्लोइड होता है, क्लोरोप्लास्ट युक्त होता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि बीजाणु की जो भित्ति होती है वो 4 स्तर की होती है, पेरीस्पोर, मिडिल लेयर, एक्सोस्पोर और एंडोस्पोर। ये 4 परत की होती है, जिसे हम बीजाणु चोल, मध्य परत, बाह्य चोल और बीजाणु अंत चोल के नाम से जानते हैं। हिंदी में इसके नाम है। डायग्राम से हम देखेंगे कि कौन कौन सी भित्तियाँ इसके अंदर देखने को मिलेगी। एक और आपको ध्यान रखना है कि पेरीस्पोर जो सबसे बाहरी स्तर होती है उसे हम एपीस्पोर भी कहते हैं, ये भी इसका मुख्य लक्षण है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो पेरीस्पोर या जो एपीस्पोर जो सबसे बाहरी है, ये स्प्लिट यानी अपन कह सकते हैं कि टूट कर 4 पट्टियाँ बनाती है। मैंने लिख रखा है ये स्प्लिट होकर 4 स्ट्रिप्स या 4 पट्टियाँ हैं उसका निर्माण करेगी। ये चारों पट्टियाँ एक दूसरे से अलग रहती है, ये भी मैंने लिख दिया है, लेकिन एक बिंदु पर ये जो पट्टियाँ हैं वो बीजाणु से संलग्न रहती है। इसको भी हम डायग्राम में आगे देखेंगे। अपरिपक्व अवस्था में जब मैच्योर नहीं हो बीजाणु, तब ये पट्टियाँ स्पोर से सर्पिल रूप से लिपटी रहती है, लेकिन परिपक्व अवस्था में ये एक दूसरे से अलग होकर एक संरचना का निर्माण करती है जिसे हम इलेटर कहते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। सामान्य जानकारी के लिए आपको ये भी ध्यान रखना है कि इलेटर नामक संरचना ब्रायोफाइटा के बीजाणुधानी में, स्पोरोफाइटा में आपको देखने को मिलेगा, और उसका जो मुख्य कार्य होता है वो बीजाणु के प्रकीर्णन में होता है। लेकिन यहाँ अपन देखते हैं कि इलेटर नामक संरचना इसके स्पोर में भी पाई जाती है। इलेटर को अगर आप देखेंगे तो इसके शीर्ष भाग जो होते हैं स्पून शेप, या जिसे हम कह सकते हैं कि चम्मच के आकार के हेड है, वो आपको दिखाई देते हैं। यह हाइग्रोस्कोपिक होते हैं, जिसे हिंदी में हम आर्द्रताग्राही कहते हैं, यानी वायु में आर्द्रता अगर कम है या ज़्यादा होते हैं तो क्रमशः ये फैलते हैं और सिकुड़ते हैं। और इसका फिक्स कार्य क्या है अभी तक जानकारी नहीं है, लेकिन बीजाणुओं के विस्फुटन में या डेhiscence के अंदर अपन ये कह सकते हैं कि ये जो इलेटर है वो मदद करते हैं। इलेटर किस प्रकार के दिखाई देंगे ये आप देख सकते हैं। ये चारों पोजिशन आप इसमें देखें, ये आपको बीजाणु दिखाई दे रहे हैं। बीजाणु की भित्तियाँ पेरीस्पोर जिसे हम एपीस्पोर भी कहते हैं, मिडिल लेयर, एक्साइन और एंडोस्पोर, या एक्सोस्पोर एंडोस्पोर भी कह सकते हैं। आप ये देख सकते हैं क्लोरोप्लास्ट भी आपको दिखाई सकते हैं, वैक्यूल भी दिखाई दे रही है, एक केंद्रक भी दिखाई दे रहा है। अब जो पेरीस्पोर है इसने क्या किया कि यंग अवस्था में ये टूटकर पट्टियों के रूप में व्यवस्थित होगी और इसके चारों तरफ आप ये कह सकते हैं कि ये लिपटी हुई है। लेकिन जैसे ही स्पोर मैच्योर हुआ तो मैच्योर स्थिति में आप क्या देखेंगे कि ये
पूरी तरह से अलग है, लेकिन सिर्फ एक जगह से ये स्पोर की भित्ति है इससे जुड़े हुए हैं। और ये जो संरचना है इसको हम क्या बोलते हैं, इलेटर। इसमें आप ये भी देख सकते हैं कि इसका जो हेड है, आप ये देखें इलेटर का हेड है किस प्रकार का दिखाई देगा, स्पून शेप या चम्मच के आकार का। तो सबसे महत्वपूर्ण आपको ये ध्यान रखना है कि इक्विसिटम का जो स्पोर होता है वो इलेटर युक्त होता है और इसकी बाह्य भित्ति इलेटर का निर्माण करती है। इलेटर होते हैं हाइग्रोस्कोपिक होते हैं आर्द्रताग्राही, और ये सिकुड़ते भी है, फैलते भी है, और कुछ न कुछ प्रकीर्णन में इसकी भूमिका होती है। ये इलेटर ब्रायोफाइटा के इलेटर से थोड़ी बहुत समानता दर्शाते हैं। तो आज हम लोगों ने जो मुख्य रूप से स्पोर, स्पोरेंजियोफोर, स्पोरेंजियम, डेवलपमेंट ऑफ स्पोरेंजियम, बीजाणुधानी की संरचना, बीजाणुधानी का स्फुटन और स्पोर के बारे में अध्ययन किया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा कि किस प्रकार इस स्पोर में विभाजन होता है। ये स्पोर जब मात्र पौधे से यानी स्पोरेंजियम से अलग होगा तो किस प्रकार से युग्मों को उद्भिद का निर्माण करेगा, मेल और फीमेल गैमेटोफाइट का निर्माण, और फिर जाइगोट और एम्ब्रियो के बारे में आपको जानकारी दूंगा। धन्यवाद।